Hello, everybody. Welcome back. So, today, after so long, I'm uploading a new video, and this is about the society topic of UPSC CSE mains. Actually, I would be dealing all the society thing in bits and pieces. Like in first video, I'm talking about the joint family and caste system. Then I would be proceeding on to women issues, and then other globalization and other aspects which are there in our syllabus. So let's just start directly from society thing. So it's a question that why to study society. सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि ये पढ़ना ही क्यों है हमें. तो एक पर्सपेक्टिव आती है इंडिया के सोशल सिस्टम के बारे में, एक सेंसिटाइजेशन का फील आता है टू गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल्स हु आर एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी to apply best practices of governance in the eradication of social problems. अब जो लर्निंग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए. कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल्स. सबसे पहले आइसोलेशन की कंसेप्ट आती है. इसे वेरियर एल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था. इसके अकॉर्डिंग था कि जो ट्राइबल्स हैं उन्हें हमेशा अलग रखना चाहिए फ्रॉम रेस्ट ऑफ सोसाइटी to conserve and preserve their culture and identity. Okay. नेक्स्ट एसिमिलेशन का कंसेप्ट है. ये पॉलिसी सजेस्ट की गई थी बाई G.S. घुरिये और इनकी थी कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डोमिनेंट कल्चर ऑफ सोसाइटी. द फोकस इज ऑन द रिड्यूसिंग द डिफरेंसेस टू इंश्योर सोशल कोहेजन. एसिमिलेशन के कंसेप्ट के अंतर्गत हम डिफरेंट कल्चर ऑफ पीपल को एक जगह लेके आते हैं और उन्हें एक ख़ास सोशल स्ट्रक्चर में बांधते हैं. इंटीग्रेशन, इसे जे.एल. नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. और इसके अकॉर्डिंग जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स शुड प्रोग्रेस बट इन देयर ओन वे. उन्हें उनकी स्पेस देनी चाहिए, उन्हें उनका खुद का राइट देना चाहिए टू डेवलप, टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड. दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी इन सच अ वे that individual culture is retained and in the same pursuit उन्होंने ट्राइबल पंचशील पॉलिसी लाया था. मल्टीकल्चरलिज्म ये डिफाइन किया जाता है एज अ कंसेप्ट वेयर देयर एग्जिस्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमॉन्ग डाइवर्स कल्चर. पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन, सेलिब्रेट एंड ट्रांसमिट देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो मल्टी कल्चरलिज्म में क्या होती है कि डिफरेंट कल्चर के लोग एक जगह आते हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने सेलिब्रेशंस को बचा के रखते हैं और टाइम पे सेलिब्रेट भी करते हैं. जैसे इन केस ऑफ दिल्ली एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे रेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट एवरीबडी इज़ देयर एंड वो लोग अपने सोसाइटी के और अपने कम्युनिटी के डिफरेंट सेलिब्रेशंस को, अपने ट्रेडिशंस को ईज़िली फॉलो कर पाते हैं. इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं. पहला मेल्टिंग पॉट, जहाँ पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर आएँ और मेल्ट कर जाएं और अपने इंडिविजुअल कल्चर्स को भूल जाएं, डिज़र्ट कर दें. और सैलड बॉल कंसेप्ट क्या है? सैलड बॉल कंसेप्ट इसमें है कि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी बने जहाँ पे डिफरेंट कल्चर एक साथ रहे तो पर वो अपने इंडिविजुअल फ्लेवर को रिटेन कर ले. और इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है. ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एल्ट्रुइज्म और मॉडर्निटी कंसेप्ट है जिसमें एल्ट्रुइज्म क्या होती है? दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के साथ एक साइमल्टेनियस वे ऑफ लिविंग है. मॉडर्निटी की बात करते हैं. कल्चर लैग एक और टर्मिनोलॉजी है. इसमें क्या है कि ये अराइज करता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन द पेस एट विच द टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर चेंजेस. जो डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट पेस पे टैंजिबल और इनटैंजिबल जो एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, उसे कल्चरल लैग कहते हैं. जो यूज़ सोशल मीडिया है जैसे कि वो प्रमोट करता है पैट्रियार्की, फंडामेंटलिज्म, प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स. ये एक एग्जाम्पल हो सकता है. कोर इश्यूज़ और पेरिफेरल इश्यूज़ की बात करते हैं हम कि पेरिफेरल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही ईजिली चेंज हो जाते हैं इन्फ्लुएंस होकर, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारे टाइम लेते हैं चेंज होने में. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ द फीटस एंड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू अबॉर्शन, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैग दैट सोशल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज. सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं. ये डिफ़ाइन किया जाता है एज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग
and confidence to bring about changes in structure which has kept us marginalized over a period of time. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मीनिंगलेस है अगर सोशल एम्पावरमेंट ना हो तो. जैसे वुमेन सरपंच, लेकिन डिसीजन जो है वो सरपंच पति के द्वारा ली जा रही है, तो ये एक कंसेप्ट हो सकती है कि जहाँ सोशल एम्पावरमेंट काम नहीं कर रहा है. अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेगेटिव कंसेक्वेंसेस ऑफ एबॉलिशिंग चाइल्ड लेबर. तो और भी क्वेश्चन, 2-3 और क्वेश्चन हैं, इसको हमें डील करनी है. इसके आंसर्स मैं जल्दी पोस्ट करूँगा. हाउ टू एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिक्स दैट शो सेक्स रेशियो इन द ट्राइब आर मोर फेवरेबल टू वुमेन दैन द सेक्स रेशियो अमॉन्ग एससीज. कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स मैट्रीलिनियन सोसाइटी फॉलो करते हैं और जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क में या हंटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रोबेबली उनका नंबर कम हो सकता है. या जो मेल है वो मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरेक्शन विथ आउटर सोसाइटी अप टू एन एक्सटेंट, और उस कारण से प्रोबेबली उनकी जो नंबर्स है वो कम हो जाती है और फीमेल नंबर बढ़ जाती है. दैट्स वाई स्क्यूड है सेक्स रेशियो टुवर्ड्स वुमेन इन ट्राइबल सोसाइटी. एक्सप्लेन करना है पैराडॉक्स दैट ऑन द वन हैंड सेक्स रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड एज पर NFHS. सेक्स रेशियो इज़ 1020 per 1000 males, whereas the sex ratio at birth is 9 to 9 per 1000 male. अब इसमें प्रिजुडाइसेस है, स्टीरियोटाइप्स, जो फीमेल फीटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, या फिर जो प्री मैच्योर अबॉर्शन है आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं. अब सोसाइटी के बेसिक एट्रीब्यूट्स, इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी और सैलिएंट फीचर्स देखेंगे हम. ठीक है. सोसाइटी एज अ कंसेप्ट, ये डिफाइन किया जाता है एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स. जैसे इन अ कोचिंग ऑन फर्स्ट डे एंड लास्ट डे पीपल इंटरेक्टिंग एंड बिकम फ्रेंड्स और एनिमी. बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं सोसाइटी के? एक डेफिनेटिव टेरिटरी होती है, कॉमन कल्चर होता है, इंडिपेंडेंस होती है और प्रोजेनीज होते हैं. ये 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स है जो कंक्लूड करती है दैट इंडियन सोसाइटी जो है वो कलेक्शन है मल्टीपल सोसाइटी का, सिंस वी डू नॉट हैव अ कॉमन कल्चर बट अ कंपोजिट वन. इसलिए ऑफन इंडिया को टर्म किया जाता है स्टेट नेशन, दैट इज़ वन स्टेट विथ मल्टीपल नेशंस, बिकॉज सोसाइटी अल्टीमेटली गिव्स यू अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म. लाइक जो डिफरेंट छोटे छोटे और डिफरेंट कल्चर्स के जो लोगों का ग्रुप है वो हमें एक ख़ास नेशनल आइडेंटिटी देने की कोशिश करती है, इसलिए हम उसे स्टेट नेशन की टर्मिनोलॉजी में बांधते हैं. इम्पैक्ट जो ब्रिटिश रूल का रहा इंडियन सोसाइटी पे वो क्या क्या रहा? 3 चीज़ों पे हम देखेंगे. ट्रेडिशनल क्या था, मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या हुआ, और फोर्सेस ऑफ चेंज क्या थे. एस्क्रिप्टिव स्टेटस, ट्रेडिशन में था कि जो स्टेटस आपको बेस्ड ऑन बर्थ मिली हो उसे एस्क्रिप्टिव कहते हैं. हायरार्की था पहले, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटलिज्म था और ओरिएंटेशन भी थी. कलेक्टिविज्म था, एक साथ रहने की कोशिश करते थे. पार्टिकुलरिज्म था. मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या हुआ? अचीवमेंट की स्टेटस आने लगी या सेकुलर स्टेटस आने लगा कि आपने क्या जीवन में अचीव किया है, आपको जन्म से वो मिला है उसकी कोई बात नहीं हो रही थी. इगैलिटेरियनिज्म आ गई, सबको इक्वल देखने लगे लोग. रैशनैलिटी, दैट इज़ थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग विथ लॉजिक. इंडिविजुअलिज्म आ गई, अकेले अकेले रहने लगे. और यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट आ गया. जो फोर्सेस ऑफ चेंज से वो क्या क्या थे? न्यू सोशल चेंज, न्यू सोशल ऑर्डर, ये 2 चीज़ें हम पहले देखते हैं. चेंज क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सेकुलर एजुकेशन आता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है विद ब्रिटिशर्स, डिसेमिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ इन सारी चीज़ों के थ्रू आते हैं, तो नया सोशल ऑर्डर बनता है. उसमें क्या क्या आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन होती है, नए इंडिकेटर्स ऑफ सोशल स्टेटस आते हैं जैसे गाड़ी, बंगला, घर, ये सारी चीज़ें. इनसे क्या होता है? इमर्जेंस होता है नए एलीट क्लास का. अब एस्क्रिप्टिव स्टेटस की हम बात करते हैं. जो स्टेटस है वो बर्थ से जो मिली है उसे एस्क्रिप्टिव कहते हैं. हायरार्की, द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू लेयर्स वन अबव द अदर इज रेफर्ड टू एज हायरार्की. व्हेन बेस्ड ऑन हायरार्की देयर एग्जिस्ट डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज
There is social, political, economic resources. It is referred as stratification. Egalitarianism की बात करते हैं, इसमें सारे people हैं वो equal हैं और hence deserve the same kind of opportunities. Strong religious orientation, like हमारा जो primitive society था, not primitive but the society which was hovering around the times of Britishers, उस टाइम पे जो religious entrenchment थी, religious dissemination था, वो काफ़ी strong था. That's why हमारा जो orientation रहेगा वो religion की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा. Rationality क्या है? Logic पे, scientific temper पे और आर्टिफिशियल रीजनिंग पे किसी बात को सोचना या उसके बारे में एग्जामिन करना उसे. पार्टिकुलरिज्म क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिलीव दैट सम पीपल वन मोर important than others, that is obligation of relationship is given primacy over laws, that is China and South Korea. यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, हर कोई इक्वली ट्रीट किया जाता है, रूल्स जो है वो सब पे अप्लाई होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप्स, दैट इज़ यूएस एंड जर्मनी. इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? लीड टू इमर्जेंस ऑफ कास्ट न्यूट्रल जॉब्स. अर्बनिज्म क्या है? ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोनिमिटी एंड हेट्रोजेनिटी. दैट इज़ अर्बनिज्म क्या में क्या होता है? ये एक फेनोमेनन है जिसके थ्रू जो सोसाइटी है अर्बन इलाके की वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड इट हैज़ टू बेसिक फीचर्स, दैट इज़ एनोनिमिटी. जैसे आपके घर के बगल वाला आपको नहीं पहचान रहा, वो एक एनोनिमिटी का पहचान है. और हेट्रोजेनिटी, लाइक उस सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट क्रीड और सेक्स के लोग वहाँ पे रहते हैं और आप उसे कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस के साथ रखते भी हैं. मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं. मॉडर्नाइजेशन में क्या है? Progressive transformation of society with respect to social, economic, political, attitudinal aspects of society. ये definition होगी इसकी. Westernization क्या है? Blind imitation of culture of West. ठीक है, ये fundamental concept है जो अपना modernization है, जो कि aim करता है bringing change in attitude, belief and infra. While Westernization में क्या है? It is limited to food, habits, clothing, music preferences, etc. दैट इज़ जो मॉडर्नाइजेशन है वो बेसिक चीज़ों को चेंज करता है एंड दैट गोज़ एज अ टॉप एट बॉटम अप अप्रोच इनटू चेंजिंग द होल सोसाइटी इनटू अ मॉडर्न वन. लाइक इन बट इन केस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एक इमिटेशन होती है, एक लोग कॉपी करते हैं वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के क्लॉथिंग को, वहाँ के हैबिट्स को और प्रेफरेंसेस को. स्कोप क्या है? जो मॉडर्नाइजेशन है वो मास अफेयर है, वो क्योंकि वो पेनिट्रेट करता है टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. बट वेस्टर्नाइजेशन का एक इलीट कंसेप्ट है, लिमिटेड टू अपर मिडिल क्लास. इसमें सारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे स्टारबक्स जाना. वेस्टर्नाइजेशन का एक ऐसे एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं कि ये चेंज करता है कवर ऑफ बुक, नॉट द कंटेंट. Westernization per se is not a negative concept. However, in the name of modernization, restricting to only to westernization is wrong. Both modernization and tradition can coexist, as modernization is only against those values which are regressive in nature. For example, सती प्रथा को हटाया गया, चाइल्ड मैरिज को हटाया गया, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन को हटाया गया. इंडिया को मॉडर्नाइजेशन चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन नहीं चाहिए, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें क्या है? कल्चरल प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं. जैसे वेस्टर्नाइजेशन इरोड कर सकती है हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को. मॉडर्नाइजेशन जो है ऑफन एसोसिएटेड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन इज लिमिटेड टू फूड हैबिट्स एंड मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ फूडिंग हैबिट्स. Emphasizing over westernization can encourage indigenous and सेल्फ रिलायंस. मतलब मॉडर्नाइजेशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो इंडिजीनियस जो हमारे फीचर्स हैं वो बढ़ेंगे और सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, rather than फोकसिंग ऑन वेस्टर्नाइजेशन. एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन जो है वो कल्चरल इम्पीरियलिज्म के तौर पे लेके चला जाएगा, क्योंकि हम वेस्ट की कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोबेबली उनकी ये इम्पीरियलिस्टिक टेक्निक हो सकती है. कंक्लूज़न क्या है कि अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि प्रोग्रेस जो है वो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी हो,
तो हमें मॉडर्नाइजेशन में फोकस करना चाहिए, ना कि वेस्टर्नाइजेशन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जॉइंट फैमिली। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में, और जो मेजर एस्पेक्ट्स में बात करूँगा वो होगी कंसेप्ट जॉइंट फैमिली की, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, रेसिडेंस, एंसेस्ट्री, कंपोजिशन, उसके फीचर्स ऑफ टिपिकल जॉइंट फैमिली, फंक्शंस या डिसफंक्शंस जो आजकल आ गए हैं, लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली, इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन क्या है? फैमिली इज डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप consisting of people united by the ties of blood, marriage and adoption. Family performs functions such as common residence, economic cooperation, sexual gratification and reproduction. Joint family extends beyond 2 generations, then it is known as joint family. Nuclear family can be maximum 2 generations and joint family minimum 2 generations. Based on marriage types क्या है? मोनोगैमी, जिसमें एक हस्बैंड एक वाइफ होता है, सिंगल पार्टनर एट वन टाइम। इसमें स्ट्रेट, सिंगल पार्टनर थ्रू आउट लाइफ टाइम। सीरियल, जिसमें बहुत सारे पार्टनर होते हैं डिफरेंट लाइफ टाइम पे। पॉलीगैमी क्या है? पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पॉलीगाइनी में एक हस्बैंड की बहुत सारी बीवियाँ, इज़ इन इस्लाम, और एक औरत के बहुत सारे मर्द, जैसे ट्राइबल्स में होता है, खोशा और टोड़ा कम्युनिटी में। सोलोगैमी की बात है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से ये जनरेट हुआ है, जिसमें रिसेंटली लेडी जिसने खुद से शादी करी उसने खुद के नाम में रजिस्टर किया अपना मैरिज। पॉलीएंड्री कैन बी रिजल्ट ऑफ स्क्यूड सेक्स रेशियो, ठीक है। सोलोगैमी क्या है कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें शमा बिंदु करके एक लड़की थी जिसने सेल्फ मैरिज का कंसेप्ट लाया इंडिया में। इंडिया में लाया नहीं, बट वो फर्स्ट केस था। Although this marriage has no legal sanction right now, it is a symbolic ceremony to emphasize self-love and independence. On the basis of residence क्या है? पैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल एंड नियोलोकल। पैट्रीलोकल में क्या होता है? वाइफ जो है वो हस्बैंड के प्लेस पे जाती है और वहाँ रहती है। मैट्रीलोकल में क्या है? हस्बैंड जो है वो वाइफ के प्लेस पे जाता है, जैसे गैरो, खासी और नायर कम्युनिटी में होता है। नियोलोकल क्या है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ न्यू प्लेस पे मूव इन कर जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, इस कारण से आउट माइग्रेशन हुआ यूथ का, जिस कारण से अल्टीमेटली न्यू लोकल फैमिली इज जनरेटिंग राइट नाउ। बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री क्या है? पैट्रीलिनियल और मैट्रीलिनियल, जिसमें हमारे लीनेज को अपने पिताजी के साइड से अगर माने तो पैट्रीलिनियल है, यानी बाप का नाम अगर दे तो, और माँ का नाम अगर रखें तो वो मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, जैसे मेथी कम्युनिटी में होता है। एक रिसेंटली अभी एक न्यूज़ थी जिसमें रणदीप हुड्डा ने शादी की थी लिन लाइशराम से, और वहाँ पे मैट्रीलिनियल सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज स्क्यूड इन द फेवर ऑफ बॉय चिल्ड्रन ड्यू टू पैट्रीलिनियल एंड पैट्रीलोकल फैमिलीज, एंड गर्ल चाइल्ड हैज़ इक्वल इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स। बेस्ड ऑन कंपोजिशन जॉइंट फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है। फीचर्स क्या है टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली का? कि पैट्रीलिनियल होता है और मैक्सिमली पैट्रीलोकल भी होता है, यानी लड़के जनरली लड़के के घर जाती हैं। कॉमन रेजिडेंस भी होती है, कॉमन किचन भी होती है, कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है। पावर जो है वो ओल्डेस्ट मेल के हाथ में कंसंट्रेटेड होता है, जैसे घर में मुखिया का कंसेप्ट है, घर के बड़ों का कंसेप्ट है हमारे सोसाइटी में। ब्लड रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग रादर दैन कंजुगल और मैरिटल रिलेशंस। लाइक जनरली पीपल चूज द साइड ऑफ देयर ब्रदर्स और देयर सिस्टर्स रादर दैन वाइफ्स, ओके। एज और सेक्स जो है वो मेन प्रिंसिपल्स है हायरार्की के। लाइक जैसे जैसे बड़ों की बातें माननी चाहिए, एक हायरार्की का कंसेप्ट हो गया। सेक्स क्या हो गया कि जो बड़े पापा हैं या हमारे पापा हैं, अगर घर में सबसे बड़े हैं तो उनकी बातें हमारे अंकल के फैमिली पे भी, हमारे बुआ के फैमिली पे भी लागू होगी। कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट मेल के पास हाईएस्ट पावर है और यंगेस्ट फीमेल के पास लीस्ट पावर है। फंक्शंस क्या है जॉइंट फैमिली की?
प्राइमरी सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है। ये डिफाइन किया जाता है अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड इनटू सोसाइटीज़ कल्चर। हाउएवर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली ये जो फेनोमेनन है ये कमज़ोर पड़ती जा रही है और वैल्यू सिस्टम करप्ट होता जा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंसेस भी हैं जहाँ डिसअप्रूव बिहेवियर जो है वो ऑन राइज है। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल का एजेंसी क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ जॉइंट फैमिली देयर इज़ नो वन टू कीप अ चेक ऑन द चिल्ड्रन एंड एज अ रिजल्ट द मोरल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी इज़ डिक्लाइनिंग। अब जनरली क्या होता है कि जो न्यू लोकल सोसाइटी की बात हमने ऊपर करी, पति और पत्नी दोनों अपने जॉइंट फैमिली को छोड़ के बाहर आ चुके हैं और दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैकिंग कि उनके बच्चों को कौन पालेगा। सो दे जनरली हायर एन आया और अ मिस्ट्रेस जो उनके बच्चों का ध्यान रखती है और प्रोबेबली दे पुट देम इन अ प्ले स्कूल। सो जो एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल है बच्चों के ऊपर या ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर, वो एक फैमिली के तौर पे नहीं हो पाता, रैदर उन्हें एक पेड वर्क के थ्रू ट्रेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। सो वो मोरल फैब्रिक है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ दैट फैमिली जनरली गेट्स डिस्ट्रॉयड इन दैट कोर्स। एजेंसीज ऑफ सोशल इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसी जिनकी दक्षता होगी और जैसी जिनकी नीड होगी उस हिसाब से उन्हें सोशल इंश्योरेंस दिया जाता है। सोशल इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन है कि जैसी जैसी किसी की एबिलिटी है, मान लो कोई डिसेबल है तो उसे उस तरीके की एक्स्ट्रा केयर फ्रॉम दैट जॉइंट फैमिली मिलेगी, और जिसे ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर इमेजिन कीजिए किसी ने बहुत ही बड़ी चीज़ को हासिल करने की कोशिश की और प्रोबेबली ही फेल्ड एट इट, सो इन दैट केस सोसाइटी इज़ गोइंग टू or that joint family is going to take extra care of that person. Like in case of marriage, किसी ने शादी की और वो शादी fruitful नहीं हुई, तो उस टाइम पे that social institution called joint family is going to help that person in totality and going to bring that person to the fore and to the mainstream of society back again. In a joint family setup, the need of every section is catered. However, with its डिसइंटीग्रेशन जो वल्नरेबिलिटी है वो एग्रेवेट हो गई है, दैट जैसे कि ओल्ड एज पीपल को अब ओल्ड एज होम्स में रखना पड़ रहा है बिकॉज देयर चिल्ड्रन हैव माइग्रेटेड टू अनदर कंट्री, टू अनदर प्लेस और टू अनदर अर्बन सेंटर वेयर दे आर नॉट इन कंप्लीट रीच ऑल द टाइम टू द एल्डर वंस और द ओल्ड एज पीपल ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जॉइंट फैमिली में इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी बेहतर है, ठीक है। प्रिवेंट्स करता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ एसेट्स, सिक्योर करता है इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर। एक इंसान खरीदता है और सब यूज़ करते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी ट्रिमर है, अगर किसी बड़े भाई ने खरीदी है तो पूरी ख़ानदान उसे यूज़ कर रही है, बट नोबडी इज़ बाइंग एक्स्ट्रा वन, ठीक है। सो वहाँ पे एक इकोनॉमिक बचत की बात आ जाती है, सेविंग आ जाती है। फैमिली प्रोवाइड करता है इमोशनल और सोशल सपोर्ट, जो कि एक्ट करती है एज अ बेसिस फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। डिसफंक्शन क्या है जॉइंट फैमिली की? प्राइवेसी का लैक होता है। अब बच्चे अकेले फ़ोन नहीं चला पा रहे, टिकटॉक के वीडियोस नहीं बना पा रहे, ये प्राइवेसी है, क्योंकि द सोशल कंट्रोल, द कंप्लीट चेक दैट जॉइंट फैमिली इज़ हैविंग ऑन द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी और ऑफ दैट फैमिली इज़ गोइंग टू keep a tab on the particular behavior of the children, and if they disapprove of it, if they think that they are not going to entertain the behavior, like making some inappropriate videos on different social media platform or revealing their privacy on these platforms, so they would be disapproving it, and probably this could be a challenge for this new Gen Z kids which are going to face the new controls of the globalization. इंडिविजुअलिज्म का कमी हो जाता है, लोग खुद के बारे में से सोचने से ज़्यादा अपने फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं। जो लो स्टेटस है वुमेन का, वो भी एक जॉइंट फैमिली का फीचर है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है, 1 या 2 पर्सन कमाते हैं और बाकी लोग उन पर डिपेंडेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कम हो जाती है। हाई फर्टिलिटी रेट, बिकॉज जॉइंट फैमिली में एक अनड्यू प्रेशर होती है दैट नानी कब बना रहे हो, नाना कब बना रहे हो, एंड इन दैट कोर्स
जो फर्टिलिटी रेट है वो प्रोबेबली इंक्रीज़ कर जाती है, जस्ट बिकॉज इट सिक्योर्स द रिलेशन बिटवीन टू पीपल हु आर बीइंग कनेक्टेड और हु आर बीइंग मैरिड विद अ सैक्रामेंट. ठीक है. सेल्फ एलिनेशन की बात करते हैं. इट रिफर्स टू द डिटैचमेंट फ्रॉम वन सेल्फ. फैमिली इज कंसिडर्ड एज नेक्सस वेयर ईच मेंबर इज concerned about what the other is thinking, feeling, or doing. This nexus demands constant reciprocation. As a result, it restricts the development of self and results in alienation, sacrifice on your dreams, thoughts, etc. तो कैसे अगर हम सोच सकते हैं जैसे हमारे फैमिली के बड़े लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे घर के छोटों को आगे बढ़ाने में, तो ये एक सेल्फ एलिनेशन का कंसेप्ट होता है कि हम अपने बिहाफ पे या अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने बड़े को, अपने छोटे को या अपने बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं रादर देन प्रमोटिंग आवर ओन इंटरेस्ट. वो कहते हैं ना कि एक रोटी में छोटों को खिला दिया खुद खाया ही नहीं, तो वो वाले कंसेप्ट है. रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर. जॉइंट फैमिली एक्ट करती है एज वन आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस जहाँ पे चाइल्ड लर्न करता है टू कन्फर्म टू अथॉरिटी. दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ सबमिसिव वर्क फोर्स. व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग यंगर शुड नॉट इंटरफेयर. जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में छोटे नहीं बोलते हैं. Ghettoization. Ghetto is an area that is populated largely by members of a particular community. It is a process that leads to the formation of ghettos. That is, it can be social, culture or economic in nature. सब तरीके का ghettoization हो सकता है. So the member of joint family live in a family ghetto and they see the world in terms of us versus them. Arena of contradiction and conflict. जॉइंट फैमिली में क्या है? कोऑपरेशन है. सोसाइटी में क्या है? कंपटीशन है सेम लेवल पे. जॉइंट फैमिली कलेक्टिविज्म को प्रमोट करता है, सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही है. डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे खुद के लिए कुछ नहीं खरीद के आपके बड़े भाई ने आपके लिए कुछ खरीद दिया. एक कैरी ऑन्स के बॉक्स को ख़रीदना है तो छोटे भाई के लिए बड़ा भाई खरीद के लाएगा, अपने लिए बाद में कुछ लेके आएगा. तो डिले करते हैं अपने ग्रेटिफिकेशन को, अपने सैटिएशन को. रादर इन सोसाइटी कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर है कि जो हो सो हम ही को हो. इट प्रमोट्स अनपेड लेबर. दिस अनपेड लेबर इज परपेचुएटेड ड्यू टू द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे बच्चों का ध्यान औरतें ही रखेंगी, घर का खाना औरतें ही बनाएंगी, बूढ़ों का ध्यान औरतें ही रखेंगी और मर्द जो है वो बाहर जाके कमाएंगे. तो ब्रीफली एग्जामिन करनी है क्वेश्चन है कि जो फैक्टर्स जो बनाते हैं जॉइंट फैमिली को जिस तरीके का वो है खुद, उस तरीके का जॉइंट फैमिली बनाने में क्या क्या फैक्टर्स है जो योगदान देते हैं. अब लाइफ साइकिल और जॉइंट फैमिली देख लेते हैं. पहले डिसइंटीग्रेट हो सकता है, फिर रीइंटीग्रेट हो सकता है. जैसे फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है? माइग्रेशन. और माइग्रेशन एक फैक्टर है. और माइग्रेशन में दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक पुश एक पुल. पुश फैक्टर क्या है? एग्रेरियन डिस्ट्रेस, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड जो इंक्रीज़ कर रही है, और पर कैपिटा इनकम जो है कल्टिवेबल लैंड का वो डिक्रीज़ कर रहा है. डिक्लाइन इन विलेज इंडस्ट्रीज़, विलेज के जो कॉटेज इंडस्ट्री उनका ख़त्म होना. लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब सपोर्ट, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ. पुल फैक्टर्स क्या है माइग्रेशन के? ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, एनोनिमिटी और जो हेटेरोजेनिटी है वो कंसेप्ट. बेटर अपॉर्चुनिटी है वुमेन के लिए, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का. रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर्स है, स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स है. इस कारण से लोग माइग्रेट करते हैं, जो कि एक डिसइंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ जॉइंट फैमिली. लीगल फैक्टर्स क्या हैं? जो लॉज रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टीज़, ये रिजल्ट किए हैं क्योंकि इनके कारण जो रिडक्शन है फिनेंशियल डिपेंडेंस का वो हो सकता है इन अर्बन सेंटर्स. दैट्स व्हाई पीपल जनरली टेंड टू लीव देयर जॉइंट फैमिली सेटअप. Concept of westernization and its penetration through the social media and the device called mobile phone. Due to westernization, there is a growing trend of individualism and the nuclear family. Rational education की बात करते हैं, ये questioning करता है patriarchal, patrilineal, patrilocal nature of the society and joint family, and
ये क्वेश्चनाइजेशन, ये रैशनलाइजेशन के कारण भी जो सोसाइटी है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है और जॉइंट फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, जो मिल्टन सिंगर का कंसेप्ट है कि जो जितने ज़्यादा वुमेन एम्पावर्ड होंगे वो उतनी ज़्यादा अवेयर होगी अपने राइट्स को लेके, और जैसे ही वो असर्ट करने लगेंगी और अपने राइट्स को, वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा विद द बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली। इंक्रीजिंग रोल ऑफ फ्रेंड्स इन कल्चरल स्पेस as own impact of globalization along with the secularization, there exists the emergence of live-in culture or cohabitation, which is leading to breakdown of traditional family structure. To evade the land ceiling laws, people resort to the theoretical partition, which later sowed the seeds of separate living. जब लैंड सीलिंग लॉज जब आए थे तो लोगों ने डिफरेंट पार्टीशंस बना दिए थे, एक वर्चुअल पार्टीशंस दैट वो इवेड कर पाए उन लैंड सीलिंग लॉज को, क्योंकि एक ख़ास लिमिट थी कि इतने हेक्टेयर लैंड से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। तो लोगों ने खुद को टूटा हुआ परिवार बताना शुरू किया, दैट हम लोग साथ नहीं रहते, हमारा जो लैंड सीलिंग है या लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही कम है। और लेटर ऑन ये जो डिफरेंसेस आए उस टाइम पे, जो कि उस समय आर्टिफिशियल और वर्चुअल थे, बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो गए रियल में। अब री इंटीग्रेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं? चेन माइग्रेशन एंड द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मेक इट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन सेपरेट हाउस होल्ड, लीडिंग टू री इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर एग्जांपल लें हम लॉकडाउन का, तो लोग वापस गए और उन्हें दिखा कि यहाँ पे तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बेहतर है, वी आर ईटिंग नेचुरल, वी आर फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स, स्टिल हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है दैन अर्बन एरियाज़। सो पीपल वहीं पे रह गए अपने फैमिलीज़ के साथ और वहीं पे रह के अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिए। चाइल्ड रेयरिंग इन डुअल कैरियर फैमिलीज़ होते हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड रेयरिंग के लिए लोग अपने माता पिता को वापस बुला लेते हैं, वो एक इंटीग्रेशन का माध्यम बन जाता है। Despite a structural disintegration, functional jointness is still retained due to the performance of physical and financial obligation. जैसे छठ पूजा में घर जाना एक फिज़िकल ऑब्लिगेशन है, फिनंशियल ऑब्लिगेशन क्या है कि रहते कहीं पे है लेकिन जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं। द फैमिली स्टिल रिटेन्स अ जॉइंट फैमिली एथनिक दैट इज़ पार्टिसिपेशन इन फैमिली फेस्टिवल्स सेरेमनीज़, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कंसेप्ट है, ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल बेसिस टू सस्टेन अ जॉइंट फैमिली, कॉलिंग अदर ब्रदर्स टू मैनेज हिज बिजनेस। अब किसी ने एक बिज़नेस खोल ली तो अपने भाई को ही बुला लेगा कि आओ और ये बिज़नेस चलाओ। फीलिंग ऑफ नेटिविज्म, द फीलिंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू योर कैपेबिलिटीज़ इज़ अ फीलिंग ऑफ नेटिविज्म। काउंटर माइग्रेशन की बात करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी टू इकोनॉमिकली सस्टेन इन द डेस्टिनेशन एरिया रिजल्ट्स इन काउंटर माइग्रेशन। पैंडेमिक कारण वापस गए लोग। हम बात करेंगे इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी और फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। अब न्यूक्लियर फैमिली विद एक्सटेंडेड टाइज एक फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली है। सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, ठीक है। रीज़न सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड का, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, मैरिज नो लॉन्गर सेक्रेड और डिवोर्स इंक्रीज़ कर रहा है, सेपरेशन इंक्रीज़ कर रहा है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, चूजिंग नॉट टू मैरी, कल्चर ऑफ एडॉप्शन जो इंक्रीज़ कर रही है इन दिनों। सरोगेसी अमंग सिंगल वुमेन सच एज वीडोज एंड डिवोर्सीज। प्री मैरिटल सेक्स वो टैबू अब नहीं मानी जाती। फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज, women tend to outlive males. Sologamy, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड की एक नई प्रथा चालू हुई है जिसकी रीज़न से मेल स्पेसिफिक माइग्रेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज क्योंकि औरतें ज़्यादा जी रही हैं, लॉन्जेविटी अमंग वेमेन एंड men prone to accident, hazardous activities etc. सोलोगैमी का कंसेप्ट वंस अगेन, गवर्नमेंट का एफर्ट्स टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। लिव इन और कोहैबिटेशन एक नया फॉर्म ऑफ फैमिली है। होमोसेक्सुअल हाउस होल्ड्स जहाँ मेल मेल और फीमेल फीमेल रिलेशनशिप्स हैं। डुअल करियर हाउस होल्ड्स जहाँ बोथ हस्बैंड और वाइफ जो है वो पेड एम्प्लॉयमेंट है और डज नॉट मीन हैविंग सेम पावर। कंजुगल सिमेट्रिकल फैमिलीज़, हस्बैंड एंड वाइफ के सेम पावर इक्वेशंस हैं जहाँ पे
दोनों के डिसीजंस मायने रखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जॉइंट फैमिली, क्या क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का जॉइंट फैमिली पे, इसके स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट है, फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट है, ये देखते हैं हम। इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, पहला क्या है, इट माइट बी लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली एंड जॉइंट हाउस होल्ड, इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली ग्लोबलाइजेशन के कारण आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन फंक्शंस ऑफ फैमिली, ओके, फैमिली वॉज बोथ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन प्रीवियसली, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, देन फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन का आता है, फैमिली रिड्यूस टू ओनली यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अब बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं ख़रीदना, पहले घर में औरतें बैठ के चक्कियाँ चलाती थीं, लोहे के सिलवट्टों पे मसाला पीसती थी, वो सारी चीज़ों का प्रचलन ख़त्म हो रहा है और लोग जनरली सुपरमार्केट्स और जो कल्चर्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के। फैमिली वॉज एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, बट विद ग्लोबलाइजेशन डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, रोल ऑफ फैमिली विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड स्किलिंग वो डिक्लाइन हो गई है। पहले जैसे लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले लोग लाख कल्चर में थे, लोहार, सोनार, ये सारे जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे वो पास ऑन होते थे, जो कि अब नहीं होते। विद रिस्पेक्ट टू स्पाउस सिलेक्शन, विद ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के साथ स्पाउस सिलेक्शन आउटसोर्स हो गई है, जैसे शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। However, with respect to primary socialization and agent of social control, it is still performed by the family. That is, value of sacrifice, love and compassion is there. Impact on interpersonal relationships between the male and the female in a sacrament of marriage. पहला क्या है कि डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स इमर्ज हुए हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन दोनों मेंबर्स के बढ़े हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव हुआ है। तीसरा, ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टाइज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटेंडेड फैमिली, वो इंक्रीज बढ़ी है सोशल मीडिया के कारण। हाउएवर, ड्यू टू द ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म, जो इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लीड कर रहा है आइसोलेशन एंड एंगजाइटी अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ऑन राइज चल रहे हैं। वन इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाई बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज discuss the statement in context of impact of globalization on Indian society, or in the context of a statement discuss the impact of globalization on joint family or in the society। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप ऊपर दिए हुए सारे इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कास्ट सिस्टम। इसमें पहले देखेंगे कंसेप्ट क्या है, मॉडल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं कास्ट सिस्टम के, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम देखेंगे, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स देखेंगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे रिजर्वेशन है, दलित कैपिटलिज्म है, वायलेंस अगेंस्ट दलित्स है, मॉब लिंचिंग है, ये सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे। कास्ट सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ हायरार्की arranged closed endogamous strata where membership is ascriptive, contact is restricted and mobility is theoretically impossible। और या ये भी कह सकते हैं कास्ट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। फर्दर मॉडल्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या था, पहले वर्ण और जाति, दो मॉडल्स है कास्ट सिस्टम के। वर्ण बेसिस पे क्या है, ये एक बुक व्यू है बेस्ड ऑन स्कल्पचर्स, टेक्स्ट एटसेट्रा। ये प्रोवाइड करते हैं ऑल इंडिया फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये डिवाइड करता है सोसाइटी को इन 4 वर्णास, जो हमें पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डिफरेंट थियरीज है ओरिजिन के, डिवाइन ओरिजिन थियरी, कर्मा प्लस ट्रांसमाइग्रेशन थियरी, रेशियल थियरी, गुण थियरी, ठीक है। द कास्ट सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज कंसिडर्ड यूनिक टू इंडिया। इट इज़ अ क्लोज सिस्टम दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर मोर दैन 3000 ईयर्स। जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो पता नहीं है, लेकिन डी.एन. मजूमदार कहते हैं ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इज अनसर्टेन। हाउएवर, सेंसस ऑफ इंडिया 1931 मेड रेफरेंस टू 5 थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट, ठीक है। पहला डिवाइन ओरिजिन थियरी, ये पोषाशुक्त हाइम ऑफ ऋग्वेदा के बेसिस पे है, उसमें मेंशन किया गया है। दिस वर्ण सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा फॉर द हार्मोनियस परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सोशल फंक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। दिस मीन्स जो पहले का जो वर्ण सिस्टम था वो
ड्यू टू द ऑक्यूपेशन था, नॉट बिकॉज ऑफ दैट मच एक्सक्रिप्टिव स्टेटस, ठीक है. इट इज़ ओनली सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बट इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाई ईच ऑफ देम. कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी की बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैन इज बॉर्न इन टू पर्टिकुलर कास्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन इन प्रीवियस इनकारनेशंस. A man who accepts the caste system and principle of caste to which he belongs is actually living according to dharma. ठीक है. रेशियल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू रिस्ले, जो रेशियल डिफरेंसेस हैं और इंडोगैमस मैरिज है वो इमर्जेंस कास्ट सिस्टम के इमर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अकॉर्डिंग टू हिम, जो इमिग्रेशन है इंडो आर्यंस का फ्रॉम पर्शिया led to establishment of 4 strata in the society, that is priesthood, warriors, cultivators and artisans. ठीक है. Aryans considered themselves as the superior race and wanted to maintain their own ideas of purity. Color theory है. According to this theory, जो वर्ण means color and hence जो सोसाइटी है वो डिवाइड की गई थी आर्यन एंड दासाज के बेसिस पे. गुण और charismatic endowment theory. People with the prominence of सात्विक गुण are Brahmins, रजगुण किंग एंड क्षत्रिय, रज प्लस तमसिक गुण वैश्यास, तामसिक गुण टोटली वो शूद्र हैं. अब जाति मॉडल, ये फील्ड व्यू है, नॉट अ बुक व्यू. बेस्ड ऑन एम्पिरिकल रियलिटी, एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट डज नॉट प्रोवाइड ऑन इंडियन फ्रेमवर्क बट अ लोकलाइज्ड रियलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिफरेंसेस. इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम. ठीक है. पहली बात तो हायरार्की होगी, सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर होगा. मतलब वर्ण सिस्टम में मेनली ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था, बट यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स और हैं. एक हायरार्की है जो कि प्रिवेल करती है और सेपरेशन है कॉन्टैक्ट का. यहाँ पे छुआछूत या अनटचेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है कास्ट सिस्टम में, नॉट इन वर्ण सिस्टम. फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. इनेट नेचर. कास्ट इज एस्क्रिप्टिव, जो कि जन्म से मिली हुई है. Hence a person is born and he dies in the same caste. और भी चीज़ें हैं. हायरार्की है, सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एंडोगेमी होगी, इंटरकास्ट मैरिज को डिसअप्रूव किया जाएगा. कमेंसैलिटी की बात होगी, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इंटरडाइनिंग. Occupational division of labor होगा. Occupation is predetermined by the birth and even a caste is supposed to treat their occupation as a religious duty. Disability and privileges की बात करेंगे. Privileges for someone is disability for other. ठीक है. यानी एक का जनेऊ पहनना किसी के लिए डिसेबिलिटी है, वो नहीं पहन सकता उस जनेऊ को. कास्ट काउंसिल्स की बात करते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जिस्टिंग है टू इंश्योर दैट कास्ट रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. कास्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? विलीजियस ठेकेदार कह सकते हैं अगर हम इन शॉर्ट, कि विलीजियस जो मिडल मैन्स होते हैं, विलीजियस जो महंत्स होते हैं, वो जनरली कस्टोडियंस ऑफ कास्ट बन जाते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. ट्रेडिशनल में क्या था, कंटेम्प्रेरी फीचर्स क्या हैं और फोर्सेस ऑफ चेंजेस क्या हैं. बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, बेस्ड ऑन हायरार्की, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर. ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं. विथ व्हाट फोर्सेस? पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा अर्बनाइजेशन, तीसरा मॉडर्न वैल्यू, चौथा रोल ऑफ स्टेट. और स्टेट का रोल क्या था? अफर्मेटिव एक्शन लेके आता है, लैंड रिफॉर्म्स लेके आता है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करता है. तो अब कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ क्या क्या हैं, अब चेंजेस क्या क्या आए हैं इन फोर्सेस ऑफ चेंजेस के द्वारा. डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है, कास्ट न्यूट्रल जॉब्स आ गए हैं, चैलेंज किया है ऑक्यूपेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर को, यानी अब जिसको जिस भी जगह अपना प्रोफेशन फॉलो करना है वो आज़ाद है. अर्बनिज्म क्या किया है? एनोनिमिटी और हेट्रोजेनिटी का कंसेप्ट लेके आया, सेकुलर पैटर्न ऑफ लिविंग आ गया है. मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है जिसके कारण जो इमर्जेंस है रैशनैलिटी की वो इंक्रीज़ हुई है. रोल ऑफ ए स्टेट की बात करते हैं. अफर्मेटिव एक्शन सबसे पहले. बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इट हैज़ इन्हांस्ड द एक्सेस ऑफ लोअर कास्ट पीपल with respect to higher education, government jobs, political power, due to which, even though their status in the ritual hierarchy remains the same, but their status in secular hierarchy has increased. However, the benefits of reservation have not been equally availed by all, and hence it has led to the emergence of class within the caste. लैंड रिफॉर्म्स क्या है? ये भी तरीके का स्टेट एक्शन है
With emergence of land reforms, there emerged a section that, irrespective of their status in the traditional caste hierarchy, they become socially dominant due to the land ownership, numerical strength and political power. जैसे जाट हो गए, पटेल हो गए, राजपूत हो गए बिहार में. ज़मींदार, आफ्टर एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी, रिच एंड मिडिल क्लास पीजेंट बिकम डोमिनेंट. रिच एंड मिडिल क्लास पीजेंट, उनके बाद लैंड ओनिंग क्लास था, वो इकोनॉमिकली डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं. फिर स्मॉल पीजेंट्स, टेनेंट्स, शेयर क्रॉपर्स, लैंड लेबर आते हैं जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन तीनों का. फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन आएगा, फिर डोमिनेंट क्लास बनेगी विद इन दैट कास्ट. मंडल कमीशन की बात करिए, एम.एन. श्रीनिवास के अकॉर्डिंग जो मंडल कमीशन है उसने ऑल्टरेशन पैदा की कास्ट सिस्टम में, और द स्ट्रक्चर वेयर इंस्टेड ऑफ वर्टिकल अरेंजमेंट विद स्टिग्मा देयर वाज अ हॉरिजॉन्टल कंपटीशन फॉर बैकवर्डनेस विदाउट स्टिग्मा. Hence we can say that to a certain extent caste has been dislodged from the ritual domain, and that is notions of purity and pollution. However, it has entered the psyche of the people. अब ये लोगों के दिमाग में बसी हुई है, और ड्यू टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये जो साइकी है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होते रहती है. रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो इंडिया में आते हैं और अपने मैसेज को स्प्रेड करते हैं. विथ इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकुलर एजुकेशन थी, इन दोनों के रिजल्ट से इमर्जेंस होती है वेस्टर्नाइज एजुकेटेड एलीट की, जो कि रिफॉर्म करना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी को, दैट इज़ कास्ट सिस्टम को. As a result of the effort, it marked the beginning of a power struggle between upper and lower caste, and hence the role of caste in politics was initiated. जो opportunities हैं with respect to education and jobs during the British period, वो largely avail किए गए थे by upper caste, and hence their position got consolidated in social, political and economic domains. They were known as entrenched castes. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, फेज 2, दैट इज इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल ऑन कास्ट लाइन्स बोथ बाय entrenched कास्ट एंड डोमिनेंट कास्ट टू enhance their vote bank. It is known as politicization of caste. It has following manifestations. Candidates are chosen according to the caste composition while forming the government, which ensures that caste group get adequate representation. Political parties support the caste groups to gain their votes. फेज़ 1, इट इज़ जो फेज़ 1 थी, जो ऊपर वाली फेज़ थी जो पहली थी, उसका एक मिसिंग पॉइंट था कि दैट इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रगल बिटवीन entrenched एंड डोमिनेंट कास्ट, सिंस देयर कैन नॉट बी टू swords in one sheath. अब फेज़ 3 की बात कर रहे हैं. इट वॉज एक्सपेक्टेड विद इंटरकास्ट अलायंसेज, सेक्युलर एजुकेशन एंड कास्ट न्यूट्रल जॉब्स, विल कास्ट आइडेंटिटी विल सीज टू एग्जिस्ट. लेकिन वो हुआ नहीं. इंस्टेड जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इमर्ज हो गई, नोन एज कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. लाइक अब कास्ट इनिशिएटिव्स ले रहे थे पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने में, तो कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाती है फेज़ 3 में. कंटेम्प्रेरी रियलिटी ऑफ कास्ट, डाइल्यूशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की बात होती है. कास्ट के कारण डाइल्यूशन, मतलब जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी में डाइल्यूशन हो गई है प्योरिटी और पॉल्यूशन की. सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ बीन डन अवे विथ. कुछ हद तक जो सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है और ऑक्यूपेशनल डिवीज़न है वो कम हो गई है. कास्ट मोबिलिटी थ्रू रिजर्वेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स. अकॉर्डिंग टू एंड्रू बेटील, इंडियाज डेस्टिनी इज़ नॉट कास्ट इन स्टोन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. इंक्रीज्ड इंसिडेंसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस, अब इंटरकास्ट शादियाँ भी हो रही हैं. कमेंसैलिटी इज़ नो लॉन्गर ऑब्जर्व्ड. इमर्जेंस ऑफ सेक्युलर पैटर्न ऑफ लिविंग, दैट इज़ एंगेजिंग सोशल एटीट्यूड जो लोगों में अब डेवलप हो रहा है. ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन जॉब्स, लीडरशिप, entrepreneurship, etc. Even if caste is relevant, it is only during electoral politics. तो एंड्रू बेटील का ये अपना ओपिनियन है. अकॉर्डिंग टू गेल ओमवेल्ट, क्या है कि जो अपर कास्ट हैं और जो उनके आउटस्कर्ट्स पे जो लोअर कास्ट रहते हैं, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एनोनिमिटी, हेट्रोजेनिटी आ गया है. ठीक है, लोअर कास्ट पीपल मूव टू अर्बन एरियाज टू इम्प्रूव देयर स्टेटस, ये भी हुआ है. तो अब अर्बन सिटीज़ में क्या हुआ है, कोर ऑफ सिटी और स्लम्स. तो कोर ऑफ सिटी और स्लम्स में अलग कास्ट का डिवीज़न और क्लास का डिवीज़न हो गया है. जो इनफॉर्मल जॉब्स वाले हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी वाले लोग हैं, लिमिटेड एजुकेशन वाले लोग हैं, लिमिटेड स्किल्स वाले लोग हैं, वो अब स्लम्स में रहते हैं, और कोर ऑफ सिटीज़ में अपर क्लास रहने लगा है. सो कास्ट जो था अब वो क्लास उसके अंदर डिवाइड हो गया है. मतलब
डिफरेंट इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन विद इन द कास्ट हो चुका है ये सिस्टम. Hence, we can conclude the inequalities that exist in rural areas are getting replicated in urban areas, wherein the term caste is replaced by class. According to Bezwada Wilson, there were 472 deaths during the period of 2016-2023 due to manual cleaning of septic tanks. According to the Ministry of Social Justice and Employment, out of 66692 manual scavengers in India, more than 95% belong to scheduled caste. अब ये देख रहे हैं आप डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे है, और जो क्राइम्स है अगेंस्ट डिफरेंट लोअर कास्ट वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है. Hence we can conclude occupational division of labor is still persisting in the urban areas or even in the rural areas. There exists a gap concerning social indicators according to AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 27.1% है, SCs के लिए 23.4% है, और STs के लिए ओनली 18% आउट ऑफ 100% ST पॉपुलेशन. Rather than decline in caste-based entities, there exists the emergence of caste-based associations. Easy example: economic, political and social associates. इकोनॉमिक एसोसिएशन में क्या है? दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिक्की जो जिसे कहते हैं. नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSC FTC. पॉलिटिकल अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, हरिजन सेवक संघ, भीम सेना, ये सारी चीज़ें अभी अराइज करी हैं. सोशल सोशल में क्या है? ब्राह्मण मैट्रिमोनी, राजपूत मैट्रिमोनी, दलित मैट्रिमोनी, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं. अकॉर्डिंग टू Amit Thorat and Omkar Joshi, 30% of urban households are still practicing untouchability. According to Satish Deshpande, untouchability is practiced through ghettoization, serving food or tea in separate utensils, refusing to give house or rent based on caste. एक रिपोर्ट है एक्शन एड NGO की. In more than 28% of the villages, lower caste people are not been allowed to work in agricultural land as casual labor. The notion of purity and pollution is still practiced, and it was observed that in many villages the identity is known. Lower caste people were not allowed to sell milk to either cooperatives or private buyers. ठीक है, अभी दो क्वेश्चन है, जैसे कास्ट सिस्टम एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटी एंड एसोसिएशनल फॉर्म इन, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. ये कमेंट करने की बात है. ये PYQ है 2018 UPSC की. हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी? एलैबोरेट योर आंसर विथ इलस्ट्रेशंस. ये भी सेम इंफॉर्मेशन पे हम इसे भी लिख सकते हैं. कंटेम्प्रेरी इशूज़ क्या है कास्ट सिस्टम की? पहली, संस्कृताइजेशन. The policies of the state created opportunity for upward social mobility. However, it was with respect to secular hierarchy. The status did not change much with respect to ritual hierarchy. Hence, to improve their status in the ritual hierarchy, people of the lower caste started emulating the culture and practices of the upper caste, and this process is known as Sanskritization. हुआ क्या कि जो इकोनॉमिकल या सोशल हायरार्की में या सेकुलर हायरार्की में तो डेवलपमेंट हुई, बट रिचुअल हायरार्की में डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने इमिटेट करने लगा उन लोगों ने अपर कास्ट के लोगों के रिचुअल हैबिट्स को, और इसी प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहते हैं. रिजर्वेशन एक एफर्मेटिव एक्शन है, इसके बारे में देखते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन वेयर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़. तो रैशनल्स हैं, फॉर एंड अगेंस्ट देख लेते हैं. रिजर्वेशन के फॉर्म में जो ऑगमेंट्स हैं वो क्या हैं? टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, टू गिव इफेक्ट टू रिडिस्ट्रीब्यूटिव एजेंडा ऑफ द स्टेट. मेरिटोक्रेसी इज़ मीनिंगलेस विदाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी. उसके बाद पॉलिटिकल नेसेसिटी इन डेमोक्रेसी टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल, टू ब्रिज द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, टू इंश्योर सोशल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी फॉर मोबिलिटी, टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट कोहेजन. और अगेंस्ट देख लेते हैं रिजर्वेशन की. मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्रिपल हो जाता है, स्टीरियोटाइप्स स्ट्रेंथन होती है, डिस्क्रेडिटिंग ऑफ सक्सेस बाय लेबलिंग इट एज अ रिजल्ट ऑफ द रिजर्वेशन, द फीलिंग ऑफ
Deprivation, relative deprivation among the forward caste, growing incident of violence against Dalits, brain drain, strengthening of caste consciousness, intra-caste divide, a class within caste. और भी इधर फॉर में और नेक्स्ट पेज के जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं, तो ये वाली फॉर की है, हमें याद रखनी होगी, ये फॉर की है. To reap benefits of demographic dividend, to ensure diversity at education and jobs level, to bust or correct stereotypes, diverse policy making, voice to all stakeholders to achieve targets of sustainable development goals, formalization of informal sector with opportunities will reduce the instance of relative deprivation, which will reduce the probability of radicalization of youth, result in national cohesion and peace and harmony. To strengthen cultural capital, educational skill development. India being a welfare state, it is moral imperative to promote and protect economic and social well-being for all. अब अगेंस्ट में क्या थे जो आगे के हमारे आर्गुमेंट्स हैं. ओवरऑल इंक्रीजेस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, टूल इन हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन टू सर्व देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. It may restrict the opportunity for economic growth as it will reduce the investment in regions where reservation is given on the basis of domicile. Caste based association बनने लगे हैं, reverse discrimination होने लगा है, having a domino effect, that is different community demanding reservation. वे फॉरवर्ड क्या है, एक नया यार्डस्टिक लाना चाहिए जो कि डेवलप करे हो टू डिटरमाइन द बैकवर्डनेस. जैसे नालसा 2014 में जजमेंट ने आस्क किया था गवर्नमेंट को कि ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी में लाया जाए. डी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मैपिंग, ठीक है, सोशल इंडिकेटर्स को फॉलो करके हम पता करें किसके पास कितने धन है और हिसाब से हम डी रिजर्वेशन भी करें. द एपेक्स कोर्ट का जजमेंट जो है वो एन नागराज जो जनरल सिंह केस में आया था, टू इंट्रोड्यूस अ क्रीमी लेयर इन SC and ST. Complete overhauling of education system, for example, widening the ambit of right to education to include secondary education, quality of education in public school to be brought at par with private school. Reducing the incidence of dropouts by correcting the caste-based prejudices among the teachers and administration. Periodic evolution होगा to study the impact of reservation policy to ensure the benefits reaching the intended beneficiaries. Applying the capability approach of Amartya Sen, investing in social infrastructure, making agriculture lucrative for youth as according to MS Swaminathan, future belongs to nation with grain and not with guns. Promote the culture of self-employment, that is job seeker to job provider perception. Perception management is a need of the hour, that reservation is a means, not an end. सिमिलरली हम देखेंगे अब वाई डोमिनेंट कास्ट इज़ डिमांडिंग रिजर्वेशन. एक नया एस्पेक्ट है, जैसे कि अभी कुछ डोमिनेंट कास्ट है वो स्टार्ट करने लगे हैं कि अब हमें भी रिजर्वेशन दो. हम देखें कि डोमिनेंट कास्ट क्यों डिमांड कर रहा है रिजर्वेशन. अभी एक नया ट्रेंड है. तो ट्रेडिशनली क्या होता था, कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है और चेंजेस क्या क्या है. तो ट्रेडिशनली एग्रेरियन कम्युनिटी थी, पोजीशन क्या थी, वो कंसोलिडेट हो गई थी ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स and green revolution, did not reap much benefits of educational opportunity. तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनली हुई. तो अपर कास्ट, डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों की कॉन्कॉक्शन है, एक मिक्स्ड अप्रोच है, एक मिक्स्ड ग्रुप है जो कि डोमिनेंट कास्ट है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो डोमिनेंट कास्ट है वो बिलीव करते हैं दैट दे कैन नॉट कम्पीट विद लोअर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिजर्वेशन. और डोमिनेंट कास्ट ये भी बिलीव करता है वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं अपर क्लास के साथ क्योंकि उनके पास प्राइवेट जॉब्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी रियलिटी क्या है कि एग्रीकल्चर खुद डिस्ट्रेस में है, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ऑब्सेशन विद सिटी लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं. स्क्यूड सेक्स रेशियो है, ये प्रॉब्लम है. दलित कैपिटलिज्म एक टर्म है जहाँ कैपिटलाइजेशन इज सीन बाई एज अ सॉल्यूशन टू इमेंसिपेशन ऑफ दलित. It aims at encouraging a culture of self-employment among Dalits. The term is coined by social activist Chandrabhan Prasad. In Dalit capitalism, it is a panacea for all Dalits problem. इसके for and against देखते हैं कैसे ये काम करेगा. For क्या है? It is ensuring financial independence. It is providing opportunities for upward social mobility, emerging as job generators,
इट मे हेल्प इन करेक्टिंग स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मा. ठीक है. अगेंस्ट क्या है, वो जनरेट करता है अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव सेक्युलर स्टेटस बट नॉट इन रिचुअल स्टेटस. दैट इज, इट डज नॉट change the existing mindset with respect to caste rigidities. ठीक है. Lack of emerged development social capital, they may have a lack of access to business networks. Negatively impact करता है consumer base को due to the notion of purity and pollution. The benefit of capitalism will be reaped by those who already are better placed, which will further widen the intra-caste divide. It is not targeting the attitudinal change. वो एक ड्रॉबैक है इसकी. तो दलित कैपिटलिस्ट है, वो विल हैव टू कन्फ्रंट द चैलेंजेस विद वी एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्यू टू द कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप्स. Capitalism as a system inherently promote inequality, hence expecting Dalit empowerment is an oversimplifying assumption. एक problem है. For most of the community, the focus is on the issue of self-respect, violence, social exclusion, etc., which is not being addressed by Dalit capitalism. Violence against Dalit की बात कर लेते हैं. इस पर कुछ डेटास हैं. According to NCRB, violence against Dalit had increased by 12% in 2021 compared to 2020. Incidence in UP, Rajasthan and MP is max. In 2021, 70,818 cases are pending, which is approximately 96% of the conviction rate. 96% of the total cases registered, and conviction rate is around 36%. Lack of awareness about the legal safe grounds, hence the poor reporting. Despite its strengths, laws with respect to Dalits, but still violence are on the rise because of the lack of awareness. Lack of accessibility and affordability with respect to the justice system, caste-based prejudices among the law enforcement agencies and stakeholders. Because of the increase in sexual immobility, the hegemony of the dominant section is getting threatened, hence the feeling of relative deprivation is arising, and that is culminating in violence against Dalits. ठीक है, जो फीलिंग है रिलेटिव डिप्रिवेशन की, वो दलित के खिलाफ जा रही है. Fear of retaliation or dependence on the dominant community for their livelihood result in lack of reporting. Accepting discrimination as a matter of fate is and the retribution of karma to which there is no respite. According to Gail Omwit, Sanskritization जो है वो result किया into counter reaction by upper caste, which has further fueled violence against Dalits. Glorification of fringe elements who also reduces the deterrence with respect to crime against others. ठीक है. जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स की, वो डिले करती है जस्टिस सिस्टम को, जिसने फेथ रिड्यूस कर दिया है इन ओवरऑल जस्टिस सिस्टम में. हाउएवर जो एपेक्स कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया दैट समटाइम्स द एग्जिस्टिंग लॉ आर मिसयूज्ड, दैट इज इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज शील्ड दे आर यूज्ड एज वेपन टू सेटल पर्सनल स्कोर्स. इट इज़ नोन एज अ न्यू लीगल टेररिज्म. But misuse does not justify the dilution of laws. It creates ground for better regulation of laws. So here ends the first two topics, that is joint family and caste system in Indian society. Next we would be dealing the wholesome context of women empowerment and the women issues which are existing in our country. Till then, see you. Bye-bye.